हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर सीबीएसई पर। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग Planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. प्लानिंग जो है इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट, ये एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी का मीन्स हुआ कि ये माना जाता है कि जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करके बेहतरीन तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर चीज़ों को अच्छे तरह से हम मैनेज कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, बेहतर तरीके से उसे हम लोग क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। ये नाउ दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और जुडिशियस यूज़ का मतलब हुआ कि न्यायोचित तरीके से हम उसे यूज़ कर पाते हैं। अब इसका एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि सपोज कि आपका एग्ज़ाम है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आपको आपकी कमी, स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में पता है। सपोज कर लेते हैं कि आपकी मैथ जो है वो अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छी है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप क्या करते हैं, उस पर थोड़ा कम टाइम देते हैं। और आपकी अगर फिजिक्स वीक है, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप क्या करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। क्यों? ताकि आपकी वो जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। और अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है जो मॉडरेट है, ना अच्छा ही है ना ख़राब है, ना बहुत बढ़िया है ना बहुत ख़राब है, तो आप उसे क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर केमिस्ट्री आपकी ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है, तो आप क्या करते हैं, उस पर मॉडरेट टाइम देके उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे अर्थ पर, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में सभी रिसोर्सेज पूरी कंट्री में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक जैसे रिसोर्सेज क्या हैं, बटे हुए नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए, अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए क्या आवश्यकता है, उसके प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। और डेवलपिंग नेशन होने के कारण इसको अभी क्या चाहिए कि हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए। विच हैज़ इनॉर्मस, अब आगे देखते हैं, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया में रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो डाइवर्स्ड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। These are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some others. यहाँ हर एक जगह पर किसी चीज़ की अधिकता है तो किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी बात किया हुआ था। अब सपोज कर लेते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड की। तो इन तीनों ही राज्यों के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा और झारखंड की बात करें तो उड़ीसा थोड़े कम डेवलप्ड है, बट उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई, गोवा, मुंबई, इसके पास रिसोर्सेज की कमी है बट हाईली डेवलप्ड है। बेंगलुरु बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये डेवलप्ड होने का कारण ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे कारण हैं जिस पर ये डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर some reasons which can be considered self sufficient in term of the availability of resources। कई सारे प्लेसेस को, कई सारे जगहों को सेल्फ सफिशिएंट कंसिडर किया जाता है इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। किस केस में? रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के केस में। देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ जगहों पर देखा जाए तो एक्यूट शॉर्टेज होता है। वैसे रिसोर्सेज का क्या होता है? शॉर्टेज होता है। इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे।
ऑफ द सम वाइटल रिसोर्सेज, कुछ विशेष प्रकार के रिसोर्सेज को, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल एंड कोल डिपोजिटेड। अब यहाँ अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट, इन राज्यों के पास बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट है। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश के पास अबंडेंस ऑफ वाटर, इसके पास वाटर का अबंडेंस है, ठीक है, बट लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अरुणाचल प्रदेश के पास अगर कंडीशन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बात समझ पा रहे हैं आप? द स्टेट ऑफ राजस्थान वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। यहाँ अगर बात करें राजस्थान के पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है। सोलर एंड विंड एनर्जी इन इंडोर्ड क्वांटिटी, एक्सेस अमाउंट, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेस, लेकिन उनके पास वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, एकदम शॉर्टेज है, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की अगर बात करें, रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि लद्दाख जो है वो क्या है, कंट्री से आइसोलेटेड है। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, आइसोलेटेड भले है लेकिन उसके पास वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत जो है वो बहुत बड़ी है। बात समझ पा रहे हैं आप? लद्दाख की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत है, ओके, बट इट इज डिफिशियंट इन वाटर, साथ ही साथ वहाँ वाटर क्राइसिस है, वाटर की कमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ विशेष प्रकार के जो मिनरल्स हैं उन सब की कमी है। दिस कॉज द बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग टू द नेशन, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल, और यहीं से स्टार्ट होती है बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग। बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग किस किस लेवल पर, नेशन, देश के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, रीजनल, स्थानीय लेवल पर, एंड लोकल, क्षेत्र, रीजनल का मतलब हो गया क्षेत्रीय लेवल पर, और लोकल मीन्स स्थानीय लेवल पर। इन सब जगहों पर मिनरल्स का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट टू डेफिसिट इन योर स्टेट। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के कुछ रिसोर्सेज का नाम बताइए जो एक्सेस है वहाँ, और कुछ रिसोर्सेज का नाम बताइए जो क्या है, जिसकी कमी है। सपोज आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ तो इसलिए उसके बिहार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और भी अदर स्टेट के अलग अलग एग्जाम्पल होंगे। लेट अस कंसिडर बिहार हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल, एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसके बाद मैन पावर, मैन पावर क्योंकि जनसंख्या की यहाँ कमी नहीं है, मैन पावर। उसके बाद और आगे बात करें तो फॉरेस्ट, झारखंड से कम है लेकिन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। ये हमारी अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबिलिटी है, और इसके लैक क्या क्या है, कमी क्या क्या है। कमी की अगर बात करें तो इसकी जो कमियां हैं वो फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्रियां यहाँ बहुत कम है। वाटर नॉट वेल मैनेज्ड। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट, 38 में से मॉनसून के टाइम में 20 ड्राउट होता है, सूखे से घिरा रहता है, और यहाँ 18 फ्लड। 38 में से 20 जिले ऐसे हैं जो सूखे से ग्रसित रहता है, और 18 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो ये स्थिति है वाटर के। मैन पावर, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज ह्यूज माइग्रेशन, ह्यूज माइग्रेशन, बृहत पैमाने पर
माइग्रेशन होता है, नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। फॉरेस्ट की भी अगर बात करें तो पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो कमियां हैं। इसके साथ ही साथ हर जगह की कुछ ना कुछ कमियां होगी। तो आप अपने स्टेट के बारे में, आप फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंगिंग, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में आप ऐसे तैयार करें कि किस चीज़ की कमी है। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार देन यू कैन राइट दिस थिंग्स। अगर आप बिहार से हैं तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, और इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग किस तरह से की जाती है उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्यों कॉम्प्लेक्स है, आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। और ये साथ ही साथ हमें ये इस बात पर पूरा जोर देना पड़ता है, पुरजोर देना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही साथ उसके मैपिंग में मैपिंग करना होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर भी क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है, नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एस्टिमेटेड एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये सभी चीज़ें मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है और फिर ये इवेलुएट करना पड़ता है। दूसरा है इवॉल्विंग प्लानिंग। इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resources development and planning। और यहाँ तक अगर बात करें तो सिर्फ अगर आपके पास रिसोर्सेज है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है देन दैट इज यूजलेस, उसका यूजलेस है। अब भारत ब्रिटिश का कॉलोनी रहा, इसके पीछे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इंडिया हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ब्रिटेन हैज टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। उसके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि इस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इस यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी होने के कारण इंडिया बिकम द कॉलोनी और अदर नेशन बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन ओनली ड्यू टू लैक ऑफ द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो वो अपना सामान खुद प्रिपेयर करते, बनाते और बेचने का काम करते हैं। बट वी हैड एट दैट टाइम वी हैड नो टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई वी बिकम द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल एंड द इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लानिंग। और इन सब चीज़ों के कारण अब यहाँ अगर बात करें तो एक तो प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है तो देन यू बिकम लेग बिहाइंड, आप पीछे छूट जाएंगे। साथ ही साथ स्किल, आपने नाम सुना होगा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो स्टार्ट किया गया है क्यों, तो इन्हांस योर स्किल, आपके स्किल को इन्हांस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, साथ ही साथ हमें इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना पड़ेगा ताकि रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए। इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, और किसके लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर में अगर चलें तो नेक्स्ट फैक्टर क्या कह रहा है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और यहाँ तक कि ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, जो भी रीजनल लेवल पर अगर तैयार किया जाता है और नेशनल लेवल पर जो तैयार किया जाता है, उन दोनों के साथ को रिलेशन होना चाहिए। सपोज अब यहाँ समझने की कोशिश करो कि किसी स्टेट ने, कोई स्टेट ए है, उसने कुछ प्लानिंग किया, ये कुछ प्लानिंग किया और कंट्री लेवल पर कुछ प्लानिंग की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। दोनों का प्लानिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे के अपोजिट चलेगा, तो देन रिसोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर वे। अगर स्टेट की प्लानिंग अलग है, कंट्री की प्लानिंग अलग है और दोनों अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, देन रिसोर्सेज विल डेफिनेटली नॉट विल यूटिलाइज इन प्रॉपर वे, बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मैचिंग करना, किसको, रिसोर्सेज प्लानिंग को
विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। जो भी कंट्री का डेवलपमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उसे मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंग उसे प्लान करना। इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में, आप लिख लो फॉर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 और ये चला था 1956 तक। बात समझ में आ रही है? ये आज़ादी के तुरंत बाद इसे लॉन्च किया गया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन पर्पस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मेन गोल जो थे इसके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पहला जो प्लान था वो फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी, और साथ ही साथ अब इस बात पर भी फोकस किया जाना चाहिए कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के पास जो रिसोर्सेज हैं उस क्षेत्र को डेवलप्ड कर सकता है, लेकिन इसके क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। उड़ीसा हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट उड़ीसा इज नॉट वेल डेवलप्ड। और भी कई सारे कंट्रीज हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की अगर बात करें, दे हैड ह्यूज रिसोर्सेज बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। सबसे ज़्यादा कोई पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कॉन्गो, RDC, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कॉन्गो, तो उस कंट्री की अगर बात करें तो दे हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट दैट कंट्री इज नॉट वेल डेवलप्ड। वहीं दूसरी ओर बात करें जापान, जापान हैज लैक ऑफ रिसोर्सेज बट वेल डेवलप्ड। सिंगापुर, साउथ कोरिया, वो साउथ कोरिया पगला वाला कोरिया नहीं, पगला मीन्स वो किम जोंग उन वाला कोरिया नहीं, दूसरा कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया का है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब जगह ऐसे हैं जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है बट दे आर वेल डेवलप्ड। बात समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी, बिल्कुल सही बात है, नेसेसरी है डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन, लेकिन ये सभी बिना कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस किसमें, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशनल में हिंडर डेवलपमेंट। और अगर इसमें टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन नहीं लाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर में चेंज नहीं लाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं लाया जाता है, देन हिंडर मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करना। दिस विल क्रिएट द हिंडर द डेवलपमेंट, मीन्स कि वो डेवलपमेंट को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो आगे चलिए क्या कह रहा है इसमें, फाइंड आउट में कुछ देख लेते हैं इसमें। व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग, द कम्युनिटी, विलेज, पंचायत, वार्ड लेवल, कम्युनिटी विथ द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जो भी चीज़ें आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका एक लिस्ट तैयार करिए। वो किस लेवल पर हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर, बात समझ रहे हैं, पंचायत वार्ड लेवल पर, या मीन्स कि लोकल लेवल पर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको फाइंड आउट करिए और उस पर आप उसके लिस्ट तैयार करिए। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट रीच इन रिसोर्सेज बट देयर आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। यहाँ कई सारे ऐसे रीजन हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिसोर्सेज से पूरा रिच है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे हैड बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स which have a poor resources base but they are economically developed। या कई सारे ऐसे रीजन हैं जिसके पास की रिसोर्सेज की कमी है बट दे आर वेल डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, वो पूर्ण रूप से इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया गोवा, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, दे हैड लैक ऑफ रिसोर्सेज बट दे आर वेल डेवलप्ड। बात समझ पा रहे हैं? कैन यू नेम some resources rich but economically backward region and some resources poor but economically developed region, give reason for such a situation। इसमें आपको कुछ जगहों का नाम लिखना है। तो दो चार एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी हमने बताया था
रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कॉन्गो, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, झारखंड। ये सब ऐसे रीजन हैं जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट नॉट वेल डेवलप्ड। समझ रहे बात को? दूसरी तरफ अगर चलें, मुंबई वेल डेवलप्ड, गोवा ये लोकल लेवल पर हो गया। देश की अगर बात करें तो जापान, सिंगापुर, हांगकांग, ठीक है, साउथ कोरिया, नॉट पगला वाला कोरिया, ठीक है। ये सब कुछ रीजन है जो वेल डेवलप्ड है, इसके पास रिसोर्सेज की कमी है बट दिस रीजन इज वेल डेवलप्ड। बात समझ में आ रही है? द हिस्ट्री ऑफ द colonization reveal that rich resources in colony were the main attraction for the foreign invaders। और यहाँ तक कि अगर हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा कारण जो था इन्वेजन का, आक्रमण का, वो सबसे बड़ा कारण क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज। वैसे कंट्रीज में वैसा कंट्री कॉलोनी कभी नहीं बना जहाँ के रिसोर्सेज की कमी थी। क्यों? वैसे कंट्री को कॉलोनी बनाने का उनका कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि उनकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, डेवलपमेंट उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया नॉट फॉर दैट कि इंडिया पे उसे राज करना था, ओनली फॉर दैट कि उसे अपना डेवलपमेंट करना था, राज करते हुए अपना डेवलपमेंट करना था। इस वजह से उसने क्या किया? इंडिया को कॉलोनी बनाया। और दूसरा कारण ये था कि इंडिया के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, इस वजह से उसे कॉलोनी बनाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है वो देख लेते हैं। It was primarily to the higher level of technology development of the colonies countries that helped them to exploit resources of the other region and establish their supremacy over the colonies। वही बात जो अभी हमने आपको समझाया था कि जितने भी कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज कंट्रीज, उसे कॉलोनी केवल इसलिए बनाया गया ताकि उसके रिसोर्सेज को क्या किया जा सके? एक्सप्लॉइट किया जा सके। चीज़ों को आप समझ रहे हैं? आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो उसे केवल इसलिए बनाया गया ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके और खुद का डेवलपमेंट किया जा सके और अपनी सुप्रीमेसी, अपना वर्चस्व क्या किया जा सके? इस्टेब्लिश किया जा सके। Therefore, the resources can contribute to the development only when they are accompanied by the appropriate technology, development and institutional changes। और डेवलपमेंट केवल और केवल तब हो सकता है जब क्या हो? रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन किसमें हो? डेवलपमेंट में तब होगा जब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, बेहतर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, बेहतर टेक्नोलॉजी हो, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन चेंजेस की ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो? चेंजेस होते रहे। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन द डिफरेंट फेज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। और इंडिया ने इन सभी चीज़ों को कॉलोनी के अलग अलग दौर में क्या किया? अनुभव किया। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, the resources development in the particular does not only involves the availability of resources but also the technological quality, human resources and the historical experiences of the people। और केवल डेवलपमेंट इस बात पर ही डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास रिसोर्सेज हो, साथ ही साथ इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। पहला क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, दूसरा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है आपके पास, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, और भविष्य पास्ट में जो एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, वो कैसा है। उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या होती है? हमारी डेवलपमेंट होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत 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 क्या बहुत 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 थैंक यू कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहें। आपका हृदय से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, मतलब आ ही गया है, कुछ ही समय बचा हुआ है, तो इसलिए कमर कस लीजिए
कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। बात समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। टेक केयर। बाय।